वेलकम टू द फ्रेश न्यू एपिसोड ऑफ द प्रखर से देवा शो। आज के इस पॉडकास्ट में हम लोग बात करने वाले हैं प्राइस टू अर्निंग रेशियो के बारे में। तो ये प्राइस टू अर्निंग रेशियो जिसे हम पे बोलते हैं, इसे कैसे मैनिपुलेट किया जाता है स्टॉक मार्केट में, कैसे कुछ लोग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, कुछ कंपनियां अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का फ़ायदा उठा के अकाउंट्स को मैनिपुलेट करती हैं और हमें पी रेशियो दिखाती हैं अपना अच्छा काफ़ी। तो पी रेशियो जो होता है, पी रेशियो को आप बहुत सब लोग जो बेसिक फाइनेंशियल नॉलेज होती है, सबसे पहले रेशियोज़ में पी ही सिखाया जाता है। सबसे बेसिक होता है पी ही। तो पी का जो फॉर्मूला होता है, इसे आप एक पेज पेन पे लिख लीजिए, आपको समझने में आसानी लगेगी। प्राइस अपॉन अर्निंग्स, ये बेसिक फॉर्मूला होता है। अब इसमें प्राइस होता है जो करंट मार्केट प्राइस होता है, और अर्निंग्स होती है अर्निंग्स पर शेयर, एक शेयर पे कितना कंपनी कमा रही है। ओके, तो अर्निंग्स और अर्निंग्स पर शेयर EPS, जो पी का EPS होता है अर्निंग्स, उसका फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स। और नेट प्रॉफिट जो होता है वो होता है ग्रॉस प्रॉफिट माइनस टैक्सेस एंड आपके जो टैक्सेस होते हैं, आपका डेप्रिसिएशन होता है, अमोर्टाइजेशन होता है, इन सब को जब ग्रॉस प्रॉफिट होता है इसमें से माइनस करके जो बचता है वो होता है हमारा नेट प्रॉफिट। ठीक है, और नंबर ऑफ़ शेयर्स जो भी लिस्टेड नंबर ऑफ़ शेयर्स होते हैं। ठीक है, तो पी का फॉर्मूला हो गया प्राइस अपॉन अर्निंग्स, अर्निंग्स का फॉर्मूला हो गया नेट प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ़ शेयर्स, एंड नेट प्रॉफिट का वो EPS का फॉर्मूला हो गया नेट प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ़ शेयर्स, और नेट प्रॉफिट का फॉर्मूला हो गया ग्रॉस प्रॉफिट माइनस अदर एक्सपेंसेस। ठीक है, तो अब इसमें बात आती है कि पी को लोग मैनिपुलेट कैसे करते हैं। तो पी को मैनिपुलेट किया सकता है दो तरीके से, क्योंकि इसमें दो होते हैं, एक होता है प्राइस फ्लक्चुएट करके और एक होता है अर्निंग्स फ्लक्चुएट करके। अगर आप किसी शेयर्स के प्राइस अगर हमें बढ़ाना हो या कम करना हो तो डिमांड सप्लाई से हम उसको कर सकते हैं। अगर जैसे ही मुझे किसी शेयर का प्राइस कम करना है, तो मैं सप्लाई बढ़ा दूंगा उसकी। ठीक है सर, जैसे सप्लाई बढ़ा दूंगा, जैसे मैं शेयर्स भेज दूंगा, अपनी बल्क डील्स हो जाएगी, ब्लॉक डील्स हो जाएंगी, तो ये सब मैं कर दूंगा। अगली वीडियो बल्क डील्स और ब्लॉक डील्स पे आने वाली है बहुत जल्द। उसके बाद या मैं किसी शेयर, अपने जो मेरे पास शेयर होंगे उन्हें बेच दूंगा, तो इससे प्राइस में फ्लक्चुएशंस हो जाएंगी। ठीक है, प्राइस नीचे आ जाएगा थोड़ा। जब प्राइस नीचे आ जाएगा, जैसे मान लीजिए पेन पेपर मैंने आपसे कहा था ना, जैसे रखिए, तो पेन पेपर रखिए, जैसे कि किसी प्राइस चल रहा है किसी शेयर का 10 रुपीज़, अर्निंग्स पर शेयर है 2 रुपीज़, तो पी आ गया 5। ठीक है सर, अब अगर हमने हमने शेयर्स बेच दिए उस कंपनी के, ये हम शेयर्स भेज दिए थे, कोई मैं कंपनी हूँ, मैंने अपने शेयर्स भेज दिए और मैंने 1000 करोड़ शेयर भेज दिए, 1000 शेयर्स बेच लिए, 1000 करोड़ छोड़िए, 1000 शेयर भेज दिए, उससे प्राइस हो गया 8। ठीक है, और EPS वही अभी, तो 4 का PE आ गया। तो आप लोग सोचोगे यार PE काफ़ी कम है, मतलब बढ़िया कंपनी है, काफ़ी अंडर वैल्यूड कंपनी है। ऐसा माना जाता है जिन कंपनियों का PE कम होता है वो अंडर वैल्यूड होती हैं। ठीक है, उसके बारे में बात करते हैं, अंडर वैल्यूड ओवर वैल्यूड कैसे निकालना है। तो ऐसे PE हमको फ्लक्चुएट कर सकते हैं। सेम विद बल्क डील्स, कोई बल्क डील हुई, एकदम से प्राइस नीचे गिरा दिया, मतलब बेच दिया बहुत सारी कंपनी, प्रमोटर ने बेच दिया अपने शेयर्स, या किसी राकेश झुनझुनवाला वाला बड़े प्लेयर ने अपने शेयर्स भेज दिए बहुत सारे, 1-2% उस कंपनी का बेच दिया, तो उसका शेयर प्राइस नीचे आ गया, वो फ़र्क पड़ता है। ठीक है, अब आते हैं अर्निंग्स के बारे में। अर्निंग्स कैसे फ्लक्चुएट हो सकती है, या अर्निंग्स बहुत आराम से फ्लक्चुएट हो सकती है, बहुत ज़्यादा आराम से। सबसे पहले इंक्रीज़ कर दिया आपने किसी उसको, जैसे आपके पास एसेट्स होते हैं, आपने अपने शेयर्स, अपने एसेट्स भेजिए, आपकी अर्निंग जिससे बढ़ सके और रेवेन्यू बढ़ सके आपका। अब अर्निंग्स कैसे बढ़ जाएगी, या तो आपने सेल्स अच्छी करी और सेल्स से आपको प्रॉफिट हुआ और प्रॉफिट से आपका अर्निंग्स बढ़ गई। ठीक है, एक तरीका वो हो गया, नेट प्रॉफिट बढ़ा लिया आपने। या आपने ऐसा किया, अपने पास जैसे आपके पास ये है, क्या कहते हैं, इंक्रीज सेल, अपने फिक्स एसेट्स बेच दिए आपने। ठीक है, फिक्स एसेट्स बेच दिए, इन्वेस्टमेंट बेच दी। आप लोग सोचेंगे यार 1000 रुपये की आपके पास कोई प्रॉपर्टी थी, आपने उसमें से 800 रुपये की बेच दी, आपके पास बची 200 रुपये की, वो आपकी दिखाई देगी CFO में, कैश फ्लो फ्रॉम CFI में, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में। ठीक है, और ऑपरेशंस में नहीं दिखाई देगी, तो वो आपको एक फ़र्क आ जाएगा, तो आपकी अर्निंग्स वहाँ बढ़ जाएगी। या आपने कोई अदर इनकम आ गई, भाई आपने किसी को प्लॉट दिलवाया, आपको अदर इनकम कमीशन मिल गई वहाँ से, या आपको कोई अलग एकदम से अननेसेसरी कोई इनकम हो गई आपकी, तो उससे आपकी बढ़ जाएगी। आपने डेप्रिसिएशन कम दिखा दिया, किसी प्रॉपर्टी पे आपके 100 रुपीज़ डेप्रिसिएशन था, आपने 50 दिखा दिया, एमोर्टाइजेशन 50 था, आपने 25 दिखा दिया। ऐसे बहुत सारे डाटा को आप मैनिपुलेट कर सकते हैं। ये जब हम अब बैलेंस शीट पढ़ते हैं, इनकम एंड प्रॉफिट लॉस इन स्टेटमेंट पढ़ते हैं, तो उससे आपको पता चलता है तब ये सब चीज़ों के बारे में। ऐसे ही
आपके पास बहुत सारी चीज़ होती है जिनसे फ्लक्चुएट कर सकते हैं। अब जैसे नंबर ऑफ़ शेयर्स की हमने बल्क डील की बात करी, अगर कोई शेयर अपनी कंपनी बाय बैक कर लेगी अपने शेयर्स, तो जब हम EPS निकालेंगे, नेट प्रॉफिट ऑफ नंबर ऑफ़ शेयर्स, नेट प्रॉफिट मान लीजिए उसका 100 ही था, 100 था, ठीक है सर। अब 100 में नंबर ऑफ़ शेयर्स उसके पहले 5 थे, EPS निकला है 20, ये पेपर पे लिख लीजिए आप। अब 100 उसका वो है, अब उसने कंपनी ने अपने 10 शेयर्स बाय बैक कर लिए, 10 शेयर्स बाय बैक किया तो EPS आ गया उसका 10, ठीक है सर। तो ऐसे काफ़ी फ्लक्चुएट हो सकता है। ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनसे हम लोगों को इफ़ेक्ट पड़ सकता है और हमें इन सब चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। और एक बात और, जब भी आप PE कंपेयर करें, PE में होता क्या है, बहुत बार फॉरवर्ड PE या पास्ट डाटा PE ये होता है। फॉरवर्ड PE में कि हम एक्सपेक्ट करते हैं अर्निंग्स पर शेयर आगे क्या होगा या प्राइस क्या होगा, और अगर आप PE को, उस PE को, फॉरवर्ड PE को या पास्ट PE को किसी प्रेजेंट PE से, किसी और कंपनी के PE से कंपेयर करेंगे तो वो काफ़ी प्रॉब्लमेटिक है। अब ऐसे ही होता है कि अंडर वैल्यूड और ओवर वैल्यूड कैसे फाइंड करें। तो मान लीजिए आप स्टील के सेक्टर में हैं। अब स्टील के सेक्टर में जब भी आपको कंपनी कंपेयर करनी है, टाटा स्टील को आपका PE देखना है, तो PE को आप बेसिस मान के टाटा स्टील के स्टील सेक्टर के PE, NSE स्टील के PE को, इंडेक्स PE को, कुछ भी मतलब आप मान सकते हैं, सेक्टर PE को, उसके बाद आप उसका टाटा स्टील का PE या JSW का स्टील का PE फिर कंपेयर कीजिए, फिर आपको पता चलेगा स्टॉक ओवर वैल्यूड है, अंडर वैल्यूड है। और केवल PE के भरोसे मत बैठिए कि PE ज़्यादा है या PE कम है। बहुत सारी रीज़न से, जैसे मैंने आपको बताया, PE फ्लक्चुएट हो सकता है। हैवी इंडस्ट्री जैसे जो होती है, बैंक्स वगैरह या स्टील सीमेंट इंडस्ट्री, इसमें प्राइस टू बुक वैल्यू को बहुत मीनिंगफुल, महत्वपूर्ण माना गया है, तो उन्हें देखा करिए। और प्राइस टू सेल्स देख सकते हैं, प्राइस अपॉन सेल्स की सेल्स बढ़ी है नहीं बढ़ी रही है। बाकी आप अपना इनकम स्टेटमेंट पढ़िए, आपको पता चलेगा। कैश फ्लो और प्रॉफिट एंड लॉस कभी भी जल्दी से आपको झूठ नहीं बोलेंगे, उसमें बहुत मुश्किल होता है छेड़छाड़ करना। और आखिरी में डिस्क्लेमर, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, जो मैं सीख रहा हूँ वो मैं नॉलेज आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। ये भी मैंने जो इन्फॉर्मेशन ली है अभी, ये भी सारा देख के, सीख के, बुक्स पढ़ के, यूट्यूब से, सबसे वहाँ से नॉलेज ली है। तो मैं आपसे लोगों को चाहता हूँ अपनी फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ाइए, जैसे मैं कोशिश कर रहा हूँ मैं अपनी बढ़ा सकूँ, और साथ में आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि जब हम किसी को सिखाते हैं तो हम ज़्यादा अच्छे से सीख पाते हैं। सो गाइस, आज की पॉडकास्ट के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये